सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं विकास बढ़िया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू, आप सभी विद्यार्थियों का नए शैक्षणिक सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व है वो कोरोना के दौर से गुजर रहा है। इस दौर को देखते हुए सरकार ने आप सभी को आगामी कक्षाओं में प्रमोट कर दिया है और राज्य सरकार और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का ये मानना है कि अभी कुछ समय तक जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पाती हैं तब तक आप लोगों की जो कक्षाएं हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से कॉलेज में आयोजित करना संभव नहीं है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जो सोशल मीडिया के जो साधन हैं उनके माध्यम से आपको घर बैठे ही ई लेक्चर्स और ई कंटेंट, ई वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का निर्णय किया गया है। इसी क्रम में आज का जो ये वीडियो है ये तैयार किया गया है। आज का जो ये वीडियो है ये बीए पार्ट 3 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तैयार किया गया है। बीए पार्ट 3 की जो बुक है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है प्लेटो, उससे संबंधित ये वीडियो तैयार किया गया है। प्लेटो जो है वो एक यूनानी विचारक था और प्लेटो का जो जन्म है वो 428-427 ईसा पूर्व के आसपास एथेंस में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 347 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी माता का नाम प्रेक्टेनी था और पिता का नाम अरिस्टोन था। प्लेटो है वो एक यूनानी विचारक थे। प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वो अरिस्टोक्लिस था, लेकिन प्लेटो के जो व्यायाम गुरु थे उन्होंने प्लेटो के कंधे चौड़े और चपटे होने के कारण उनका नाम प्लेटो रखा, और जिसका अर्थ होता है, जिसका विकृत रूप होता है अफलातून। प्लेटो ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचनाएं की। प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तकों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है रिपब्लिक। उसके बाद में स्टेट्समैन है, लोज है, अपोलॉजी है, क्रीटो है, फेडो है, मिनो है, पार्थागोरस है, सोफिस्ट है, गॉर्जियस है। ये सभी जो पुस्तकें हैं ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तकों में जो रिपब्लिक है वो अधिक महत्वपूर्ण है, और लोज जो पुस्तक है वो प्लेटो ने अपने जीवन के जो अंतिम जो वर्ष थे उसमें लिखी थी। प्लेटो की जो प्रमुख अध्ययन पद्धतियां हैं वो जो सबसे महत्वपूर्ण जो अध्ययन पद्धति है प्लेटो की वो है निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक जो पद्धति होती है वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है, अर्थात पहले एक कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उसको साकार रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो के जो अधिकांश ग्रंथ हैं वो संवाद शैली में हैं, वार्तालाप शैली में हैं, बातचीत शैली जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनमें ऐतिहासिक पद्धति है, स्वदेशात्मक पद्धति है, विश्लेषणात्मक पद्धति है। निगमनात्मक जो पद्धति है उसको दार्शनिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो दार्शनिक पद्धति है ये सामान्य से विशेष की ओर चलती है। सामान्य से विशेष की ओर हम इसमें अग्रसर होते हैं, अर्थात एक कल्पना
है वो पहले मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उसको साकार स्वरूप प्रदान करने का प्रयास है वो किया जाता है। इसके अंतर्गत कल्पनाओं, मूल्यों और आदर्शों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। प्लेटो ने एक शिक्षण संस्था की भी स्थापना की थी और उसका नाम प्लेटो ने अकादमी रखा। ये जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं जो होती हैं, कंपटीशन की, जो स्कूल लेक्चर और जो बच्चों की जो बीए पार्ट थर्ड के जो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन इनके आते हैं, उनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्लेटो ने एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, उसका नाम क्या है। तो प्लेटो ने जिस शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी उसका नाम प्लेटो ने एकेडमी रखा। और ये जो एकेडमी जो उसने जो स्थापित की थी, जो संस्था स्थापित की थी, उसके प्रवेश द्वार पर भी यह अंकित होता था, प्लेटो ने यह लिखा हुआ था कि ज्यामिति या गणितीय ज्ञान के बिना इसमें प्रवेश वर्जित है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेटो ने जो अपनी शिक्षण संस्था स्थापित की थी, एकेडमी या अकादमी, उसके प्रवेश द्वार पर क्या अंकित होता था। तो प्लेटो ने जो शैक्षणिक जो संस्था, जो अकादमी स्थापित की थी, उसके प्रवेश द्वार पर यह अंकित होता था कि ज्यामिति या गणितीय ज्ञान के बिना इसमें प्रवेश पाना वर्जित है। ये जो प्लेटो ने जो शिक्षण संस्था स्थापित की थी, एकेडमी, इसको यूरोप का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लेटो का जो गुरु है वो सुकरात था और प्लेटो के जीवन पर सुकरात का काफ़ी गहन प्रभाव पड़ा। प्लेटो ने सुकरात से 2 महत्वपूर्ण बातें ग्रहण की थी। वो है कि सद्गुण ही ज्ञान है, और सद्गुण ही ज्ञान है इसका अर्थ क्या है कि जो ज्ञान हमारे आचरण को प्रभावित करता है वही सद्गुण है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने की थी कि शासन एक कला है जिसका प्रयोग बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। देखिए, 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात की मृत्यु हुई और प्लेटो ने सुकरात के विचारों को आगे बढ़ाया, तो इस संबंध में एक महत्वपूर्ण विचारक है जिसका नाम मैक्सी है। मैक्सी ने इस के संबंध में ये कहा था कि प्लेटो के रूप में सुकरात जीवित हो उठा, यानी सुकरात की मृत्यु हो गई, लेकिन जो सुकरात के जो विचारों को आगे बढ़ाने का जो काम है वो प्लेटो के द्वारा किया गया। और इसी संदर्भ में मैक्सी द्वारा ये कोट किया गया कि प्लेटो के रूप में सुकरात है वो जीवित हो उठा है। प्लेटो है उसकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं थी। लोकतंत्र का जो है वो प्लेटो घोर विरोधी था, क्योंकि लोकतंत्र में सुकरात जैसे जो विद्वान जो व्यक्ति थे, विद्वान जो विचारक थे, उनको लोकतंत्र में विषपान करना पड़ा। और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए प्लेटो है उसका लोकतंत्र से विश्वास है वो उठ गया। प्लेटो ने सिसिली के जो शासक थे दियोनोसिस को दार्शनिक शासक बनाना चाहा, लेकिन वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। पहला जो प्लेटो का जो विचार है जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे वो है प्लेटो का आदर्श राज्य। देखिए, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, इसमें प्लेटो ने जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है रिपब्लिक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। और एक ऐसा राज्य उन्होंने कल्पित किया जो वास्तव में केवल कल्पनाओं का उड़ान मात्र है, जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। ऐसे प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्श राज्य का वर्णन किया। प्लेटो स्वयं ये मानता है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो कल्पनाओं का संसार मात्र है। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की जो कल्पना की, उसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो बागडोर है वो प्लेटो दार्शनिक शासक को सौंपना चाहता है। और ये जो दार्शनिक जो शासक हैं, ये
कैसे तैयार होंगे, तो इसके लिए प्लेटो जो दूसरा जो प्लेटो के आदर्श राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि शिक्षा और साम्यवाद जो है वो प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ हैं। अर्थात प्लेटो जो है वो शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक शासक तैयार करना चाहता है, और ये जो प्रक्रिया है ये एक लंबी प्रक्रिया है। एक 50 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने के पश्चात और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, अग्नि परीक्षाओं में जो व्यक्ति उच्च योग्यता का परिचय देता है वही दार्शनिक शासक बन पाता है। तो पहली बात तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में यह बताने का प्रयास किया है कि आदर्श राज्य का जो शासक होगा वो कौन होगा, दार्शनिक राजा होगा, और शिक्षा और साम्यवाद दो आधार स्तंभ होंगे। दो आधार स्तंभ क्यों होंगे? क्योंकि शिक्षा के माध्यम से प्लेटो है वो दार्शनिक शासक है वो तैयार करना चाहता है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। और दूसरा जो पहला जो आधार स्तंभ है वो तो शिक्षा हो गया। दूसरा जो आधार स्तंभ है वो है साम्यवाद, क्योंकि साम्यवाद के माध्यम से प्लेटो जो है वो दार्शनिक शासक को पथभ्रष्ट होने से दो प्रकार के साम्यवाद का वर्णन किया है, संपत्ति संबंधी साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। संपत्ति संबंधी साम्यवाद जो है इसमें प्लेटो ने बताया कि ये जो साम्यवाद है ये समाज के जो सभी वर्ग हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 प्रकार के वर्गों की कल्पना की है। पहला जो वर्ग है वो दार्शनिक वर्ग है जिसमें विवेक की प्रधानता है। दूसरा जो वर्ग है वो सैनिक वर्ग है जिसमें साहस की प्रधानता है। तीसरा जो वर्ग है वो सैनिक वर्ग उत्पादक वर्ग है जिसमें क्षुब्धता या तृष्णा की प्रधानता है। तो प्लेटो कहता है कि ये जो साम्यवाद है ये समाज के सभी वर्गों के ऊपर लागू नहीं होगा। ये जो साम्यवाद है ये समाज के केवल जो संरक्षक वर्ग है उसके ऊपर ही लागू होगा। और संरक्षक वर्ग में प्लेटो ने 2 वर्गों को सम्मिलित किया है, और सैनिक वर्ग, इन दोनों वर्गों के ऊपर ये लागू होगा। और प्लेटो कहता है कि शासक है वो पथभ्रष्ट नहीं हो, अपने रास्ते से नहीं भटके। तो इसके लिए पहली जो साम्यवाद की व्यवस्था है वो तो है संपत्ति संबंधी साम्यवाद, जिसका अर्थ है कि शासकों की निजी कही जाने वाली अपनी किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होगी। न तो उनका कोई घर होगा, न उनका कोई मकान होगा, न उनका कोई खेत होगा, न उनकी कोई निजी कही जाने वाली किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति होगी। वे सार्वजनिक बैरकों में निवास करेंगे, सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे, और उनकी अपनी स्वयं की निजी कही जाने वाली किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होगी। दूसरी जो व्यवस्था, जो साम्यवाद की जो व्यवस्था प्लेटो ने की है वो पत्नियों का या स्त्रियों का साम्यवाद है। अर्थात प्लेटो जो है वो दार्शनिक वर्ग के लिए जो परिवार और जो महिलाएं हैं उनको भी वर्जित मानता है। प्लेटो कहता है कि उनकी निजी कही जाने वाली अपनी कोई स्त्री नहीं होगी, न उनका कोई परिवार होगा। केवल एक अच्छी संतान पैदा करने के लिए केवल एक बार अच्छे बलिष्ठ जो पुरुष और महिलाएं हैं उनका मिलन कराया जाएगा ताकि श्रेष्ठ जो संतानें हैं वो पैदा की जा सकें। इसलिए प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 प्रकार के वर्गों की कल्पना की है। पहला वर्ग है दार्शनिक वर्ग, दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग, तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है प्लेटो के आदर्श राज्य की, इसमें प्लेटो ने ये बताने का प्रयास किया है कि आदर्श राज्य जो होगा उसकी वो जो बागडोर है वो दार्शनिक शासक को सौंपना चाहता है। और दार्शनिक शासक जो है उसके लिए या आदर्श राज्य के लिए वो 2 प्रकार के आधार स्तंभों की बात करता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। एक तो है शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। शिक्षा के माध्यम से तो दार्शनिक शासक तैयार होंगे और साम्यवाद के माध्यम से वो शासकों को पथभ्रष्ट होने से रोकना चाहता है। तीसरी जो सबसे और नेक्स्ट जो प्लेटो के आदर्श राज्य की जो विशेषता है वो है प्लेटो के आदर्श राज्य की जो आधारशिला है वो न्याय है। आदर्श राज्य की जो आधारशिला है वो न्याय क्यों है? क्योंकि इसमें प्लेटो यह बताने का प्रयास कर रहा है कि
प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे। कौन कौन से वर्ग? अभी मैंने आपको बताया था 3 गुणों के आधार पर प्लेटो अपने आदर्श राज्य में 3 प्रकार के वर्गों की कल्पना करता है। पहला वर्ग जो है वो दार्शनिक वर्ग जिसमें विवेक प्रधान होगा। दूसरा सैनिक वर्ग जिसमें साहस प्रधान होगा। तीसरा उत्पादक वर्ग जिसमें क्षुब्धता या तृष्णा प्रधान होगी। प्लेटो कहता है कि समाज के जो 3 वर्ग हैं वो अपना अपना काम करेंगे और दूसरे के काम में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप है वो नहीं करेंगे। तो प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने निर्धारित कार्य को संपन्न करना और दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करना ही प्लेटो के अनुसार न्याय है। और न्याय जो है वो प्लेटो के आदर्श राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब जो बार्कर जो विद्वान है वो प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशतावाद की संज्ञा देता है। प्रबुद्ध निरंकुशतावाद की संज्ञा क्यों देता है? क्योंकि प्लेटो है वो जो शासन की जो शक्ति है वो किसको सौंपना चाहता है? वो दार्शनिक राजा को सौंपना चाहता है। दार्शनिक राजा कैसा होगा? पढ़ा लिखा होगा, प्रबुद्ध होगा, शिक्षा के माध्यम से तैयार किया जाएगा। लेकिन प्लेटो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण है या बंधन आरोपित नहीं करता। इसलिए प्लेटो के आदर्श राज्य को बार्कर है वो प्रबुद्ध निरंकुशतावाद की संज्ञा देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है प्लेटो के आदर्श राज्य में प्लेटो 3 प्रकार के निर्माणक तत्व हैं या 3 प्रकार के वर्गों की बात करता है। पहला वर्ग है दार्शनिक वर्ग जिसमें विवेक की प्रधानता है। दूसरा सैनिक वर्ग जिसमें साहस की प्रधानता है। तीसरा उत्पादक वर्ग जिसमें तर्सना या क्षुब्धता की प्रधानता है। तो ये जो था ये प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में था। प्लेटो ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक लिखी थी उसको बार्कर ने अपने तरीके से 5 भागों में बांटा है। पहला आध्यात्मिक भाग, दूसरा नैतिक भाग, तीसरा संपत्ति साम्यवाद संबंधी भाग, चौथा शिक्षा संबंधी भाग, 5वां आदर्श राज्य का पतन। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। संक्षिप्त में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको सभी को पहले भी बताया है प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में भी, उसमें भी अपने थोड़ा न्याय के बारे में चर्चा की थी। देखिए प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे। हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, किसको प्लेटो न्याय कहता है। प्लेटो कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि प्लेटो का जो न्याय संबंधी जो सिद्धांत है या जो विचार है वो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में व्यक्त किया है। और उसका शीर्षक भी प्लेटो ने क्या लिखा है? उसका शीर्षक भी प्लेटो ने ये लिखा है कि कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात न्याय से संबंधित। प्लेटो ने अपनी जो उसकी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी रिपब्लिक, उसका जो शीर्षक है वो भी क्या बताया है? कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित। तो प्लेटो सबसे पहले तो प्लेटो ने अपने प्लेटो के समय में जो 3 प्रकार की जो अवधारणाएं प्रचलित थी उनका खंडन किया। पहली अवधारणा क्या थी? पहली जो अवधारणा थी वो था परंपरावादी। प्रसिद्ध जो समर्थक थे सेफाल्स और पोलीमार्क्स। सेफाल्स है वो क्या है? सेफाल्स कहता है कि सदा सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना ही न्याय है। पोलीमार्क्स है वो क्या कहता है? पोलीमार्क्स कहता है कि किसी व्यक्ति को वह सब कुछ दे देना जो उसके लिए उचित है वही न्याय है। इसका प्लेटो ने खंडन किया। न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का प्लेटो ने खंडन किया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत उस समय में प्रचलित था, न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत। न्याय का जो क्रांतिकारी सिद्धांत है उसका भी प्लेटो ने खंडन किया। इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक विद्वान थे वो थे थ्रेसिमैक्स। थ्रेसिमैक्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। तो इस बात का भी
तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो यथार्थवादी सिद्धांत था, जिसके जो समर्थक थे वो गलाकन थे, जिन्होंने कहा कि न्याय है वो भय का शिशु है, तो उपयुक्त तीनों अवधारणाओं का खंडन किया। प्लेटो ने ये स्वीकार किया कि न्याय जो है वो एक कानूनी अवधारणा नहीं है, वो एक नैतिक अवधारणा है। अब देखिए नैतिक अवधारणा कैसे है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि प्लेटो है वो आदर्श राज्य में ये कहता है कि मानवीय आत्मा जो है उसके गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्ग होंगे। अब वो 3 वर्ग कौन से होंगे? प्लेटो कहता है कि सभी में एक एक गुण की प्रधानता होती है और उस गुण के आधार पर एक एक वर्ग जो है वो उसमें रहता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है उसमें दार्शनिक वर्ग, जिसमें साहस की प्रधानता है वो सैनिक वर्ग, जिसमें क्षुब्धता या तर्सना की प्रधानता है वो उत्पादक वर्ग। प्लेटो ने ये कहा है कि समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने कार्य को करना, यानी दार्शनिक वर्ग है वो क्या करेगा, वो शासकीय कार्य करेगा। सैनिक वर्ग है वो रक्षा संबंधी कार्य करेगा। उत्पादक वर्ग है वो अन्य कार्यों को संपादित करेगा। तो प्लेटो कहता है कि 3 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग है वो अपने अपने जो निर्धारित दायित्व है उसको पूरा करे और किसी दूसरे के कार्यों में दायित्वों में हस्तक्षेप न करे। तो प्लेटो के अनुसार न्याय जो है वो एक कानूनी अवधारणा न होकर एक कैसी अवधारणा है, एक नैतिक अवधारणा है। प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने निर्धारित कार्य को संपन्न करना और दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना ही प्लेटो के अनुसार क्या है, न्याय है। तो यदि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछा जाता है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 प्रकार के वर्गों की कल्पना की है। पहला दार्शनिक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। प्रत्येक वर्ग द्वारा जो निर्धारित कार्य है उसको संपन्न करना और दूसरे के काम में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करना ही क्या है, प्लेटो के अनुसार न्याय है। अब देखिए छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर में, उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कितने प्रकार के वर्गों की कल्पना की है। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 प्रकार के वर्गों की कल्पना की है, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब देखिए प्लेटो है वो अपने न्याय को 2 भागों है। प्लेटो ने अपने न्याय को कितने भागों में बांटा है? प्लेटो ने अपने न्याय को बांटा है, एक है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय, व्यक्तिगत न्याय का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत न्याय का अर्थ यह है कि प्लेटो के अनुसार वैसे तो सभी व्यक्तियों में कम या अधिक रूप से तीनों गुणों की प्रधानता होती है। प्लेटो क्या कहता है कि वैसे तो सभी व्यक्तियों में कम या ज़्यादा रूप में तीनों ही गुण प्रधान होते हैं, तीनों गुण विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? विवेक, साहस और तर्सना। लेकिन उसमें कौन सा गुण प्रभावी है ये देखना व्यक्तिगत न्याय है। तो प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय क्या है? व्यक्तिगत न्याय का अर्थ क्या है कि प्लेटो कहता है कि एक व्यक्ति होता है उसमें वैसे तो तीनों ही गुण विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? विवेक भी होता है उसमें, साहस भी होता है उसमें, तर्सना या क्षुब्धता भी होती है। लेकिन उसमें एक गुण प्रधान होता है, वो स्वयं तलाश करना कि मेरे अंदर कौन सा गुण प्रभावी है, ये देखना व्यक्तिगत न्याय है। दूसरा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि प्लेटो ने समाज में 3 प्रकार के वर्ग बतलाए हैं और तीनों के अलग अलग कार्य निर्धारित किए हैं। प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप है वो न करना ही क्या है, सामाजिक न्याय है। अब देखिए सबसे पहले अपन ने बात की थी प्लेटो के जीवन परिचय की। उसके बाद में प्लेटो के जीवन परिचय में ही प्लेटो ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी उसके बारे में अपन ने जिक्र किया। उसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्लेटो का जो विचार था प्लेटो के आदर्श राज्य का, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। फिर उसके बाद में आदर्श राज्य में अपन ने ये देखा कि ये कल्पनाओं का संसार मात्र है। आदर्श राज्य की जो बागडोर है वो दार्शनिक शासक को सौंपना चाहता है। दार्शनिक शासक कैसे तैयार होंगे इसके लिए वो शिक्षा की व्यवस्था करता है।
शासक किसी भी प्रकार से पथभ्रष्ट नहीं हो, इसको रोकने के लिए वो साम्यवाद की व्यवस्था करता है। फिर समाज में सब कुछ अच्छे तरीके से चलता रहे, इसके लिए वो न्याय उसकी आधारशिला मानता है। फिर अपन ने बात की न्याय की, न्याय को परिभाषित किया। न्याय के प्रकार, प्लेटो ने जो 2 प्रकार बताए हैं उसकी चर्चा की, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। अब बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं की। देखिए प्लेटो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर का या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्लेटो के न्याय की कोई 2 विशेषताएं बतलाइए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, एक विशेषता तो ये है कि प्लेटो का जो न्याय है वो एक कानूनी अवधारणा नहीं है। कैसी अवधारणा है? नैतिक अवधारणा है। तो पहली विशेषता तो ये होगी कि प्लेटो का न्याय कानूनी अवधारणा न होकर नैतिक अवधारणा है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में 3 प्रकार के वर्गों की कल्पना की है। मैंने अभी आपको बताया था, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में 3 प्रकार के वर्गों की कल्पना की गई है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेटो के न्याय की विशेषता है वो ये है कि प्लेटो का जो न्याय है वो किस पर आधारित है? वो कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य विशिष्टीकरण का मतलब क्या हुआ कि प्लेटो ने एक वर्ग है उसका काम निर्धारित कर दिया। क्या काम निर्धारित किया? जैसे दार्शनिक वर्ग है वो शासकीय कार्यों को देखेगा, सैनिक वर्ग है वो क्या करेगा? वो रक्षा संबंधी कार्यों को देखेगा, उत्पादक वर्ग है वो उत्पादन संबंधी कार्यों को देखेगा। तो प्रत्येक वर्ग का है वो कार्य विशिष्ट कार्य है वो उसी को संपादित करेगा। तो प्लेटो का जो न्याय है उसकी तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि प्लेटो का न्याय कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है प्लेटो के न्याय की वो है प्लेटो का न्याय अहस्तक्षेपकारी है। अहस्तक्षेपकारी का मतलब क्या हुआ कि प्लेटो ने जो समाज में 3 वर्ग बतलाए हैं, प्रत्येक वर्ग अपने काम को करे, दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। तो ये हस्तक्षेप नहीं करे ये क्या है? ये हस्तक्षेपकारी है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि प्लेटो ने अपने न्याय में केवल कर्तव्यों की बात की है, अधिकारों की नहीं, कि ऐसे करना चाहिए, अपना काम ही करना चाहिए, दूसरे के काम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लेटो ने अपने न्याय में कर्तव्यों का वर्णन किया है, अधिकारों की चर्चा प्लेटो ने नहीं की है। तो ये कुछ प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं हैं जिनको हमने चिन्हित किया है, बताने का प्रयास किया है। अब देखिए बड़ा जो क्वेश्चन आता है उसमें प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है? आपको सबसे पहले प्लेटो के न्याय के बारे में बताना है, परिभाषा देनी है। फिर प्लेटो ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं उसके बारे में बताना है। फिर जैसे व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय आ गया। फिर प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उसकी 4-5 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। फिर आलोचना, यानी इसमें प्लेटो के न्याय में आपको क्या कमी नज़र आती है तो वो आलोचना के रूप में, जैसे प्लेटो का न्याय अप्रजातांत्रिक है, वर्तमान समय में ये संभव नहीं है। दूसरा, प्लेटो जो है वो अपने न्याय सिद्धांत में केवल अधिकारों की बात नहीं करता, केवल कर्तव्यों की बात करता है, तो ये भी उचित नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो कहता है कि समाज में एक वर्ग है वो अपने काम को करे और दूसरे के काम में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे। तो और यदि हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए प्लेटो कोई दंड का प्रावधान नहीं करता। तो इस प्रकार की कुछ कमियां नज़र आती हैं हमें प्लेटो के न्याय सिद्धांत में, जिनको हम उसमें बड़े क्वेश्चन में आलोचना के रूप में लिख सकते हैं। आशा करते हैं आज का ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। इस श्रृंखला को आगे के वीडियो में हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।